Guys, welcome to an exam guide. The morning vocab show 10 a.m. और राजस्थान पटवार पुलिस और हाई कोर्ट की जो जीके एक्सप्रेस क्लास वो आपकी आती है 2 बजे, दोपहर की 2 बजे। तो मोस्ट वेलेबल वेलकम इन आवर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। डेट जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, डेट आपकी 23 अप्रैल, लाइव टेस्ट आपका 10। कौन सा 10 लाइव टेस्ट आज कंप्लीट और कंडक्ट करवाया जा रहा है अन एग्ज़ाम गाइड के द्वारा। तो आपसे जो रिक्वेस्ट है वो ये रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से आपके दोस्त कनेक्ट होंगे और ख़ुद को मूल्यांकन यहाँ पर करेंगे, एग्जामाइन खुद को करेंगे। बिकॉज ऑफ मैं आपको 30 सेकंड और 1 मिनट देता हूँ, देन उसके बाद आई विल डिस्कस अ ब्रीफ सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस। ठीक है, तो इतना आपको इजी तरीके से समझ में आया। आपने अगर 1 से लेकर 9 तक के लाइव टेस्ट नहीं देखे हैं तो अन एग्ज़ाम गाइड की प्लेलिस्ट में जाकर के लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में आप 1 से 9 तक आइए, देन उसके बाद 10 देखिए। वहाँ से आपको थोड़ा सा जो लाइव टेस्ट आप अटेंड कर करके आएंगे तो आपका जो दिमाग उस तरह से बन जाएगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आने लगेगा, इजी लगेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टार्टिंग में अगर आप यहीं से देखना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा मानता हूँ कि थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए मूव करते हैं आगे। जो आपका राजस्थान पटवारी और राजस्थान पुलिस और राजस्थान हाई कोर्ट में आने वाली जीके जो कि मैं अनपेरल तरीके से आपके लिए डिज़ाइन कर कर लेकर आता हूँ और प्रीवियस ईयर के आधार पे मैं चीज़ों को डिज़ाइन कर कर आपको पेश करता हूँ। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए मूव करते हैं आगे। साथ ही मैं बता दूं कि ये लॉकडाउन द्वितीय और सेकंड वाला जो लॉकडाउन है 3 मई को कंप्लीट हो जाएगा और इसको जो आप एक अपॉर्चुनिटी समझे, इसे आप ड्रॉबैक ना समझे। पढ़ने का मन नहीं लग रहा है, हालांकि मैं मानता हूं कि इस लॉकडाउन के अंतर्गत थोड़ा पढ़ाई का जो मानस है या एक रूटीन जिसे कहते हैं वो थोड़ा कम बन रहा है। तो आप पढ़ें, ज़रूरी नहीं कि आप हावर्स में पढ़ें, आप इतना पढ़ें कि हाँ 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, इस तरह से कुछ इसको डिटरमाइन नहीं करना है कि हमें कितना घंटा पढ़ना है। अगर मन नहीं लग रहा है तो हाँ दिन के अंतर्गत आप 20 मिनट भी पढ़ते हैं तो भी चलेगा, अगर आप 3 घंटे पढ़ते हैं तो भी चलेगा। बट जो रूटीन है ना उसे मत बिगाड़िए। इससे क्या होगा, अगर आप रूटीन बिगाड़ेंगे तो जब आप भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 पर कंट्रोल कर लिया जाएगा और फिर आप उसके बाद एकदम से बैठेंगे ना तैयारी के लिए तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स होगी। क्योंकि आप जानते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि 21 दिन के अंतर्गत आप जिस रूटीन को कंटिन्यू 21 दिन तक फॉलो करते हैं ऑटोमेटिकली आपकी 22 डे या 22वें दिन आपको ऑटोमेटिकली उस जो प्रीवियस चला आ रहा है उसको आप ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करते चले जाते हैं। सो इसलिए ये ज़रूरी है कि रूटीन में पढ़ें। तो ज़्यादा आज बातें हो गई है तो मूव करते हैं आगे। लाइव टेस्ट आपका 10 शेयर करना मत भूलिए, दोस्तों को कनेक्ट कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर रीड आउट करते हैं। तो राज्य में भूमि कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी क्रिया उपयुक्त है? ठीक है, ऑप्शंस आपके सामने गहरी जुताई, पंक्ति से बुआई, मेड़बंदी या निराई गुड़ाई। आपको 30 सेकंड यहाँ पर मिलते हैं। उसके अंतर्गत आपको सोचना है कि आखिरकार क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चन से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल सकती है। तो क्वेश्चन से एक बार फिर सुनिए। राज्य में जो कि राजस्थान में भूमि कटाव रोकने के लिए प्राथमिक भू परिष्करण की कौन सी क्रिया उपयुक्त है? गहरी जुताई, पंक्ति से बुआई, मेड़बंदी या निराई गुड़ाई। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका मेड़बंदी, जो कि आप इजी तरीके से पिक्चर स्क्यू में भी देख सकते हैं जो किस तरह से मेड़बंदी होती है। आप अच्छे से अगर आपने कभी खेती करते हुए किसान लोगों को देखा हो या जंगलों में भी किस तरह से इस तरह से मेड़बंदी होती है, उससे क्या होता है डियर फ्रेंड्स, भूमि कटाव मीन्स टू से भूमि जो बारिश होगी या पानी की वजह से जब भूमि कटकर ऊपर से लेकर थोड़ा सा लोअर साइड वो बहने की कोशिश करेगी तो इस वजह से मेड़बंदी की वजह से दैट इज़ रुक जाएगी। तो आपको इतना समझ में आया। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर है, विद इन 30 सेकंड मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, देन उसके बाद आई विल डिस्कस अ ब्रीफ सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस। बात करें प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए जिसे एवरेस्ट पर्वत को फतेह किया। क्या, एक बार फिर क्वेश्चन सुनिए।
प्रथम भारतीय महिला का नाम बताइए जिसे एवरेस्ट पर्वत को फतेह किया। तो आपको विद इन 30 सेकंड के अंदर इसका आंसर कमेंट करना है और फास्ट कमेंट करना है। दोस्त सारे जुड़ जाइए, ऐसा नहीं कि 10 100, आप हज़ारों से इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि एक एक से मिलकर बहुत सारे लोग बन जाते हैं। और हमारा जो प्रोग्रेसिव चैनल है इसे हम विकास के राह पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं दिन प्रतिदिन। मैं जो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं और अब के वीडियो भी देख सकते हैं। मैं डेली नई चीज़ नए सूबे के साथ हर रोज़ एक नया मेरे लिए मैं खुद चैलेंज रखता हूं, तो उसी तरीके से वीडियो में भी आपको इम्प्रूव दिखाई दे रहा होगा। आंसर पर हम मूव करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका क्या, भारतीय महिला है जो कि बछेंद्री पाल पहली महिला है जो कि आपकी क्या एवरेस्ट पर फतेह किया था। और बात करें पूरे विश्व में 5वीं महिला है जो कि पर्वतारोही 5th नंबर पर जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करी। एक जो इंग्लिश का स्लोगन मुझे काफ़ी फेमस, बहुत शानदार जो लाइन मुझे याद आ रही है, मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट इन 1984। क्या 1984 के अंतर्गत क्या किया इन्होंने, द इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट ऑफ क्या माउंट एवरेस्ट इन 1984। तो आपको इससे इतनी जानकारी मिल गई होगी। चलते हैं ब्रीफ सॉल्यूशंस की तरफ। तो आपका ब्रीफ सॉल्यूशंस की तरफ मूव करते हैं। तो ये रही आपकी पिक्चर स्क्यू में बछेंद्री पाल, और बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है। सन 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया। बात करें और आगे चले तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को छूने वाली दुनिया की 5वीं महिला पर्वतारोही हैं। दुनिया की 5वीं 5th महिला ये हैं। और वर्तमान में वे इस्पात कंपनी टाटा स्टील में कार्यरत हैं और पर्वतारोहियों को वो वहाँ पर क्या देती हैं, ट्रेनिंग देती है। तो ये पिक्चर स्क्यू में भी आप बछेंद्री पाल जी को देख सकते हैं। बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म 24 मई 1954 को, कब 1954 को। तो इजी तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। 1954 ओके। बात करें इनका जन्म कहाँ हुआ था तो उत्तर काशी में हुआ था। और उत्तर काशी कहाँ पड़ता है, इन ऐसे ही चीज़ें लिंक करा करें। मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को लिंक कराता हूँ आपसे, क्योंकि लिंकेज जो सिस्टम है ना डियर फ्रेंड्स, उससे बेटर स्टडी कहीं कुछ भी नहीं रहेगी और ना ही कोई 100% याद रख सकता है। तो उत्तर काशी की बात है तो कहाँ, उत्तर काशी आपकी उत्तराखंड राज्य में पड़ती है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर नाउ। सो 30 सेकंड्स आपको दिए जाते हैं, आपको सोचना है, विचार करना है। क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो समग्र विकास योजना के तहत राज्य के किस स्थान का चयन किया गया। एक बार फिर क्वेश्चन सुनिए। समग्र विकास योजना के तहत राज्य के किस स्थान का चयन किया गया। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। तो आमेर, रेवेंद्र सिरोही, दूदू जयपुर, इनमें से कोई नहीं। एक बार फिर ऑप्शन सुन लीजिए। समग्र विकास की जो योजना है किस स्थान को चयनित किया गया, तो आमेर जयपुर, रेवेंद्र सिरोही, दूदू जयपुर, इनमें से कोई नहीं। तो फास्ट बात करें समग्र विकास योजना की, तो इसका मतलब अगर बात आई है ना डियर फ्रेंड्स, तो मैं आपको डिस्कस करूं तो आपका यहाँ पर समग्र विकास की अगर बात आई है तो समग्र विकास का मतलब क्या होता है, ये होता है सबका विकास। क्या होता है, सबका विकास। और सबका विकास मतलब ये जो क्यों ऐसा किया जाता है, तो हमारा जो भारत एक डेमोक्रेटिक जो देश है, तो इसमें जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी प्लान एग्जीक्यूशन का काम किया जाता है या कोई प्लान लोगों को ऊपर उठाने के लिए किया जाता है, वो किस तरह से नैतिकता के साथ और पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ या निर्धारित जो दायित्व किए गए हैं उनके साथ किस तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ काम कंप्लीट करवाया जाए ताकि सबका विकास हो। इसी को आपका क्या बोला जाता है, इसी का आपको बोला जाता है समग्र विकास। तो इसी तरह से राजस्थान राज्य के लेवल पर भी इस राज्य की बात करें तो 1 मिनट, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दूदू जयपुर। क्या हो जाएगा, दूदू जयपुर में आपकी समग्र विकास योजना के तहत राज्य के स्थान को चयन किया गया। बात आई है जयपुर की, तो जयपुर लोकेशन रख करके जिस फ्लो में मुझे सारे के सारे आपके किले याद हैं उसी तरह से आपको भी याद होने चाहिए। जयपुर लोकेशन के किले में आपको
फिंगर टिप्स पर बताऊं तो आमेर का किला, नाहरगढ़ का किला, चौमू का किला, माधुर राज का किला, जयगढ़ का किला, जिसे कि विजयगढ़ी आपका विजयगढ़ी जेल के नाम से भी टर्म करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जयगढ़ के किले का निर्माण जय सिंह ने करवाया था और उनके भाई का नाम विजय सिंह था, तो इसीलिए विजयगढ़ी जेल भी उसमें ही बनी हुई है, तो इसलिए इस किले को विजयगढ़ी नाम से भी जाना जाता है। तो इजी तरीके से आपको याद आया है। और बात आई है जयपुर लोकेशन पर ही, तो बात करें जयपुर जो कि आपकी राजस्थान की राजधानी है, बात करें जयपुर को तो पिंक सिटी के नाम से जानी जाती है। और लिंक करें तो आपका जो जयपुर है उनके जो सीएम है आपके अशोक गहलोत जी है। बात कर रहे हैं आपके गवर्नर की या जनरल राज्यपाल की, तो आपके कलराज मिश्र जी थे। अब कलराज मिश्र अभी टिल प्रेजेंट टाइम पर है, तो पूर्व कौन थे इससे? तो इसके आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपके कल्याण सिंह जी पहले आपके राज्यपाल थे। तो इस तरह से चीज़ें लिंक कीजिए। सो मूव करते हैं, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, चावंड शैली में चित्रकला किसके शासन काल में प्रारंभ हुई? ऑप्शंस आपके सामने, पंडित नयनूराम शर्मा, डॉक्टर मोहम्मद अली, महाराज जयसिंह, प्रताप सिंह। एक बार फिर क्वेश्चन सुनिए, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? पंडित नयनूराम शर्मा, डॉक्टर मोहम्मद अली, महाराजा जयसिंह, प्रताप सिंह। तो इस तरह से विद इन 30 सेकंड के अंदर आपको फास्ट कमेंट करना है, सोचना विचारना है और खुद को एग्जामाइन करना है। अब ये जो क्वेश्चन है ना डियर फ्रेंड्स, आप सोचते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपके साथ में बताता चलता हूँ। जो शैली से आपका क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में भी आपको देखने को मिलता है, तो फेमसली 4 स्कूल हैं या 4 शैलियाँ हैं पूरे राजस्थान के अंदर। कौन सी? मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ी स्कूल और हाड़ौती स्कूल। एक बार फिर सुनिए, मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ढूंढाड़ी स्कूल और हाड़ौती स्कूल। मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत ही ये आपकी क्वेश्चन से जो चावंड शैली है ये आती है। और इसके शासन किसके शासन काल में प्रारंभ हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? 1 मिनट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रताप सिंह। ओके, तो चावंड शैली प्रताप सिंह के शासन काल में स्टार्ट होती है। अब और आगे चले तो ठीक है, तो चित्रकार नसीरुद्दीन इस टाइम पर चावंड शैली विकसित हुई। बात करें और बात करें तो प्रताप के शासनकाल में शुरू हुई। अमर सिंह के समय नसीरुद्दीन ने रागमाला ग्रंथ चित्रित किया। कौन सा? रागमाला। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, RSMSB और RPSC का फेवरेट भी है। रागमाला ग्रंथ चित्रित बाय नसरुद्दीन किसके समय? अमर सिंह के समय। और कौन सी में? तो चावंड शैली में। तो इजी तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया होगा, जो कि प्रताप सिंह है। ठीक है, और विशेषता ये आप याद रखें, विशेषता क्या है? आकाश में सर्पिला कार व लहरियादार तरंगित बादलों के रूप में प्रदर्शित करना। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल गई होगी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन स्टार्ट नाउ। बात करते हैं रीड आउट की, तो 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट चित्तौड़, सेकंड प्रतापगढ़, थर्ड भरतपुर, फोर्थ नागौर। क्वेश्चन से एक बार फिर सुनिए, 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? बात आई है आपकी सांगा और बाबर की, तो आपको इनकी ही इतिहास को भी थोड़ा निचोड़ना होता है लिंक सिस्टम के अंतर्गत। तो ऑप्शंस आपके सामने है, चित्तौड़, प्रतापगढ़, भरतपुर, नागौर। 30 सेकंड में आपको प्रोवाइड करता हूँ, सोचिए विचारिए एंड देन कमेंट। ओके, बात करते हैं थोड़ा एडिशनल और इम्पोर्टेंट फैक्ट की। आप सोचते रहिए, कमेंट कर दीजिए जब तक मैं आपको बताता हूँ कि बाबर के द्वारा लोधी वंश को कंप्लीटली तरीके से ख़त्म किया गया था। इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य में पता है ना पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, अभी 26 में ही। ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये 1527, तो 26 की अगर बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य होता है वर्सेस लोधी। तो वहाँ पर जब पानीपत का फर्स्ट युद्ध होता है, जहाँ पर लोधी वंश की तो समाप्ति होती है और बाबर मुगलों का यहाँ पर शासन स्टार्ट होता है। तो बाबर से इतना आपको पता चला।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं पहले आपसे डिस्कस करूं, 1 मिनट। इस क्वेश्चन का आंसर अगर मैं डिस्कस करूं तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतपुर। बात करें सांगा जी की और बाबर की, ये आपके का आगरा, आगरा आगरा से 35 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर दूर, 35 किलोमीटर दूर, आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा आपकी, जो कि कहाँ पड़ता है, भरतपुर में पड़ता है खानवा। वहाँ पर इन दोनों के मध्य युद्ध लड़ा जाता है। इसे द्वितीय युद्ध, जो सबसे बड़ा द्वितीय युद्ध भी माना जाता है। और इस क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन पर हम चलते हैं। आंसर आपको पता चल गया है, तो इसके सॉल्यूशंस पर हम चले। तो इसका सॉल्यूशंस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, खानवा का युद्ध आपका 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर व मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया ये दूसरा सबसे बड़ा युद्ध है। ऐसे नहीं पूरे वर्ल्ड में कि ये सेकंड युद्ध, ऐसा नहीं। पानीपत के युद्ध के बाद, और बात किसकी हो रही है, बाबर की हो रही है। जो मुगल शासक थे ना बाबर, उनका पहला तो सबसे बड़ा युद्ध कौन सा हुआ, पानीपत का। और बाबर का ही दूसरा युद्ध हुआ जो कि राणा सांगा के मध्य हुआ, और उसी को दूसरा बड़ा युद्ध बोला गया है। तो इस जी तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन करने का अगर तरीका पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। तो ये था। अब बात आई है लिंक अगर मैं करवाऊँ तो इसमें एक बात याद आई, आपको आनी चाहिए कि यहाँ पर पानीपत के युद्ध आपके कितने हुए। तो पानीपत के युद्ध हुए आपके पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, थोड़ा सा मैं रब कर दूँ चीज़ों को, देन उसके बाद इजी तरीके से आपको डिस्कस करता हूँ। तो पानीपत की बात आई है ना, पानीपत की बात आई है डियर फ्रेंड्स। तो पानीपत आपके कितने युद्ध हुए, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, जैसे मुझे सीक्वेंस में पता है वैसे ही आपको पता होना चाहिए। पानीपत फर्स्ट 26, ये देख सकते हैं ना आप, बाबर राणा सांगा से। तो इब्राहिम लोदी वंश को जब ख़त्म करता है तो पहला तो यही हो गया। सेकंड आपका वहाँ चला जाता है जहाँ बेरम खां के नेतृत्व में, जहाँ पेटिकोट शासन के आधार पे अकबर शासन कर रहे थे, मतलब अकबर बचपन में ही थे। देन जो बेरम खां शासन कर रहे थे उस समय पर आपका पानीपत का युद्ध होता है। तो ये तो हो जाता है 1556 के इर्द गिर्द। ठीक है, और आगे चले तो पानीपत थर्ड युद्ध होता है आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में, जो कि होता है कब, 1761। ये डिफरेंस आप याद रखें, सन वहाँ प्रॉब्लम होती है इसी वाले युद्ध में। तो आपका क्या, फर्स्ट वाला 1526, सेकंड वाला 1500 में ही होता है 56 में। बट आपका थर्ड कहाँ चला गया, सीधा कहाँ चला गया, सीधा आपका चला गया आपका 1761 में, जहाँ पर आपकी पूरी तरीके से कौन आएंगे, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। और एक और 1764 में एक युद्ध हुआ था। लिंक करा करे ऐसी चीज़ें, सॉरी, लिंक करा करे ऐसी चीज़ें, क्योंकि 1764 में एक युद्ध हुआ था, और वो कौन सा हुआ था, बॉक्सर का युद्ध। कौन सा, बॉक्सर का युद्ध, याद है ना। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको इजी तरीके से समझ में आई होगी। इन्हीं चीज़ों को अब आप डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देख सकते हैं। तो पानीपत के 3 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ जो हुई है, अगर अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। आपके लाइक करने से मुझे मिलता कुछ नहीं है, बस पढ़ाने की जो टेक्निक्स है, पढ़ाने का जो तरीका है, वो मैं खुद अंदर से एंजॉय करता हूँ। ठीक है, तो पहली लड़ाई आपने देखी कब, 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी वंश की खात्मे के लिए बाबर उनसे लड़ा, और पानीपत का प्रथम युद्ध वह कहलाया। दूसरी लड़ाई आपकी 1556 में बेरम खां संरक्षक था, अकबर बच्चा था, मतलब बचपन में था, सेनापति के मध्य। अकबर के सेनापति विजय अकबर नाबालिग को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित किया। वह ऐसा ऐसा होकर के आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। तो पहला तो पता चला किनके मध्य, बाबर वाले समय आपके, और सेकंड किसके टाइम, आपका बेरम खां और अकबर, ये तो दोनों साथ थे। बट ये लड़े किससे, किससे लड़े, ये तो आपको विजय अकबर नाबालिग को हिंदुस्तान का, 1 मिनट, तो हेमू के मध्य ये युद्ध लड़ा गया। तो इजी तरीके से आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड लड़ाई पर। तो तीसरी लड़ाई आपकी 14 जनवरी 1761 को मराठा व अहमद शाह अब्दाली के बीच में आपका तीसरा युद्ध लड़ा गया। तो इजी तरीके से आपको तीनों युद्ध मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में अब किया है। तो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा, और मूव करते हैं आगे। तो राइट नाउ फ्रेंड्स,
नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चंस आपके सामने है स्क्रीन पर। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है रामगढ़, हजारीबाग, खरसावा, साहिबगंज। ओके, तो बात आई है नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस आधारित जो पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं या पावर परियोजनाएं हैं, तो उन्हें हम किस फॉर्म में भी, आपका क्वेश्चन क्वेश्चन जो बनकर आ सकता है वो एनर्जी की फॉर्म में भी आ सकता है। जैसे कि बात करूं मैं कैसे, तो शक्ति परियोजना को ऊर्जा परियोजना भी लिख करके दे सकता है, तो इससे कंफ्यूज मन नहीं होना है अपने को। प्राकृतिक गैस पर आधारित ऊर्जा परियोजना स्थित है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। या सीधा यही क्वेश्चन आ जाएगा कि प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है या ऊर्जा परियोजना स्थित है। तो ऑप्शंस आपके सामने क्या है, रामगढ़, हजारीबाग, खरसावा, साहिबगंज। 30 सेकंड आपके साथ है, एग्जामिन करिए, खुद को सोचिए, विचारिए, एंड देन उसके बाद टेल मी आंसर इन द कमेंट सेक्शन। बात करें शक्ति परियोजना की, तो ऊर्जा योजना है, और ये मेरा पैशन है, पढ़ाना पैशन समझता हूँ मैं। ये मत समझा करें कि मुझे कोई इससे पैसा अर्न करना है, सिर्फ एक पैशंस है मेरा कि मैं किस तरह से चीज़ें आपके साथ डिलीवर करूँ, ताकि जो लूट बाहर वाले लोगों ने जो मचा रखी है ना, मैं उसको कम्प्लीटली बैन या बंद करवाने की कोशिश में मैं चाहे पूरी जी जान से आपके साथ जुड़ता हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है डियर फ्रेंड्स की ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को कनेक्ट कीजिए, शेयर कीजिए। और बात करें कहाँ पर हैं थे हम, तो प्राकृतिक गैस आधारित शक्ति परियोजना पर हम थे। तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी, ये है राजस्थान की, क्या ये राजस्थान की आपकी क्या पहली गैस आधारित योजना थी, जो कि 1996 में आई। कब आई, 1996 में। ठीक है, इतना समझ में आया। बात करें स्वयं की और राज्य की, स्वयं की फर्स्ट आधारित क्या, गैस आधारित। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो रामगढ़ आ जाएगा। ठीक है, और इसके ब्रीफ सॉल्यूशंस की बात करें तो ये आपकी रामगढ़ कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में ये पड़ता है। कहाँ पड़ता है, जैसलमेर में पड़ता है। और बात करें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अगर मैं दूं तो आप इजी तरीके से भी देख पा रहे होंगे। तो यह राज्य की स्वयं की प्रथम गैस आधारित परियोजना थी। इस परियोजना की शुरुआत 1996 में हुई, और बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो कि आपको राइट डाउन करना है, सेट डाउन करना और टेक डाउन करना है, क्योंकि जो भी चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। हमेशा जब भी मैं पढ़ाऊँ तो आप पेन और कॉपी लेकर बैठा करें, क्योंकि मैं बहुत डीप से आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि क्वेश्चंस आजकल जो आ रहे हैं वो हवा वाले क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ये आपको मैं क्लियरली बता दूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर रामगढ़ जैसलमेर में बनाया हुआ गया है। ठीक है, एक बार फिर सुनिए, एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर रामगढ़ जैसलमेर में बनाया हुआ है, और ये कहाँ पड़ता है, रामगढ़ आपका जैसलमेर। ठीक है, तो इतना समझ में आया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप समझिए, झामर कोटड़ा परियोजना आपकी उदयपुर से संबंधित है। एक बार फिर सुनिए, इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रहा हूँ, झामर कोटड़ा परियोजना उदयपुर से संबंधित है। राज्य खान व खनिज निगम लिमिटेड द्वारा उदयपुर जिले में 4 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली इस परियोजना की स्थापना आपकी कब कब यह आपकी 2001 के अंतर्गत हुई है। तो आपको अच्छा लगा हो और टेस्ट लगाने का मन कर रहा हो, आप अभी जुड़े हैं तो शुरू से देखिए वीडियो। यहाँ से देखने से आपको इतना फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको फर्स्ट लेक्चर से देखते हुए आना पड़ेगा, तब मेरा पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरह से चीज़ों को लिंक करवाने की कोशिश में करता हूँ। सो ये था आपका क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें तो बहुत इजी क्वेश्चंस आपको होना चाहिए अगर आप पॉलिटी से जुड़े हैं, इंडिया की पॉलिटी से जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चंस देखिए, संविधान सभा ने किस तारीख को भारतीय संविधान अंगीकृत किया था। क्या, एक बार फिर क्वेश्चन सुनिए, संविधान सभा ने किस तारीख को भारतीय संविधान अंगीकृत किया था। तो ऑप्शंस आपके सामने, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 25 नवंबर 1849 और 27 नवंबर 1866। तो याद है ना आपको थोड़ा थोड़ा, तो 30 सेकंड मिलते हैं, इतनी देर में आपको कमेंट करना है। और 26 नवंबर ना लिखें क्योंकि 2 ऑप्शन है, मैं डायरेक्ट एलिमिनेट के आधार पर आपको गलत कर दूंगा, क्योंकि कमेंट करें तो पूरा करा करें। 26 नवंबर आप लिखेंगे, ऑप्शंस आप देखो ना स्क्रीन पर, पहला ऑप्शन 26 नवंबर, सेकंड ऑप्शन आल्सो कंटेंस विद द 26 नवंबर। ईयर मेंशन जरूर करना है।
फास्ट। तो इस तरह से करेक्ट आंसर अगर मैं बताऊं आपको तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949, और ये लागू हुआ था पार्शियली। क्या? अब बहुत सारे पूछेंगे पार्शियली का मीनिंग क्या है, तो आधा अधूरा। अरे पार्शियल का मतलब होता है आधा अधूरा। और बात करें कंप्लीट या पूरी, ठीक है, कब पूरी पूर्ण तरीके से कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी। इसीलिए तो हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना, 26 जनवरी 1950 को। क्या हुआ, कुछ समझ में आया? कुछ 26 नवंबर 1949 को आपको नवंबर के बाद पूरा दिसंबर निकलता है, जनवरी निकलती है, फरवरी निकलती है, सॉरी जनवरी की 26 जनवरी को क्या होता है, फिर 1.5 महीना करीब आपका पूरा निकाला जाता है। और उसके बाद आपका पूर्ण तरीके से क्या, अपूर्ण, पार्शियली को हम एक वर्ड से अपूर्ण से भी रिलेट कर सकते हैं, बट पूर्ण तरीके से तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, क्या आपका पूरी तरीके से। और मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा संविधान जो बनने में टाइम कितना लगा था, इसका कभी पढ़ा हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं तो बताऊंगा ही सही। आंसर मैंने बता दिया ना, तो इसका बाद आपका बनता है, तो हाउ मेनी डेज, कंप्लीशंस का कितने डेज में कंप्लीट हो गया था आपका पूरा संविधान का निर्माण, तो हुआ था आपका 2 वर्ष 11 माह आपका और 18 दिन। और सुनिए आपके कितने, 2 ईयर 11 मंथ और आपका 18 डेज। तो इजी तरीके से समझ में आया होगा। तो ब्रीफ सॉल्यूशंस की तरफ मूव करते हैं। ब्रीफ सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। संविधान दिवस की बात करें तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारत गणराज्य का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती वर्ष के रूप में 26 नवंबर 2015 से संविधान दिवस मनाया गया। यह संविधान सभा ने भारत के संविधान को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं, तो वो इसका एक लॉजिकल जो ये रीजनिंग लॉजिकल जो रीज़न है वो ये है, 26 जनवरी 1950 को संविधान अमल में लाया गया। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट और फाइनल क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो 30 सेकंड्स आपको दिए जाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने, फर्स्ट चैत्र, सेकंड श्रावण, थर्ड बैसाख, फोर्थ ज्येष्ठ। इसके अगर ट्रिक में बताऊं तो सासू ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। सात से श्रावण और सात से आप क्या याद रखेंगे, शुक्ल तीज। क्या? शुक्ल की तो तीज और आपका श्रावण याद हो जाएगा। क्या याद हो गया? क्या हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया गया? सासू आपको ट्रिक रख रही है, श्रावण और शुक्ल की तीज को। क्या समझ में आया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रावण। तो इजी तरीके से समझ में आया होगा। मूव करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशंस की हम बात करते हैं तो ये सारा मुझे रब करना पड़ेगा। इस तरह से अगर आपको ट्रिक्स पसंद आई तो ट्रिक्स भी आपको मैं दूंगा, पर आपको एक मेरी शर्त माननी पड़ेगी। आपको मेरे चैनल को ग्रो करवाने में मेरी मदद करनी पड़ेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पड़ेगा और कनेक्ट करवाना पड़ेगा, और अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसी तरह की ट्रिक्स मैं देता रहता हूँ। चाहे श्रावणी जो छोटी तीज है वो सासू, रक्षाबंधन की नहीं है तो कोई बात नहीं, तो बीके आप बड़ी तीज, सातुड़ी, काजड़ तीज, ये आपका भाद्रपद कृष्ण तीज को कैसे मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी आपकी बीके, मतलब कि भाद्रपद कृष्ण, गोगा नवमी, बज बारस, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, तो गणेश बॉस और ऋषि बॉस। तो इस तरह से मैं सारी ट्रिकें आपके साथ पेश करने वाला हूँ जल्द ही। तो जब मैं आपका लेक्चर्स लूँगा त्योहारों का राजस्थान का, तब इन सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो हाँ, मोस्ट नोट आपके लिए कि चैनल का जो ग्रो है उसको मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर हमें पीडीएफ नहीं मिल पाती है। तो मैं ऐसे पीडीएफ
प्रोवाइड भी नहीं करवा रहा था, लेकिन उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने एक टेलीग्राम जो चैनल बनाया है, वो टेलीग्राम चैनल आप इजी तरीके से मेरे चैनल पर आइए, अन एग्ज़ाम गाइड नाम से ही है वो, तो आप वहाँ आइए, वहाँ ज्वाइन होइए। अभी 51 सब्सक्राइबर जैसा ही आप देख पा रहे हैं वहाँ पर, तो आप जुड़िए मॉर्निंग वॉकअप शो वाले से। मैं वहाँ पर आपको RPSC RSMSB वाला भी एक चैनल वहाँ पर बना दूंगा अलग से, तो आप उससे पहले इससे ज्वाइन होइए, देन मैं आपको उसमें ऐड कर लूँगा। तो अन एग्ज़ाम गाइड के टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होइए, वहाँ पर आपको सारे जो टेस्ट है राजस्थान पटवार, राजस्थान पुलिस और हाई कोर्ट के इजी तरीके से आपको सारे के सारे 1 से लेकर 10 पूरे कंप्लीट ऐसे PDF फॉर्म में आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। सो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक कीजिएगा। साथ ही बात करूं वीडियो कहां तक शेयर करना है, तो मैं रोज़ाना ही बताता हूं कि उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करना है जिसको इसकी बेसिक नीड है और जिसने पटवारी बनने का सपना संजोया है। जो महंगी कोचिंग क्लासेस और जो बाहर जो कोचिंग क्लासेस चल रही है, सिर्फ कुछ ही इन्फॉर्मेशंस वो प्रोवाइड करवाते हैं, तो उनसे बचिए और सही को चुनिए। सो नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब माय चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में आपका बेल आइकन बटन दिखाई देगा, उसे आप प्रेस कर लीजिएगा। जब भी आप प्रेस करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा, और जब भी नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा तो मैं यहाँ से जब वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। सो इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, आइसोलेशन में रखिए, क्वारंटीन में रखिए खुद को, और सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर मेंटेन रखिए, क्योंकि जो कोविड-19 का कहर है वो अभी तक भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। सो पूरी भारत सरकार की गाइडलाइंस का फॉलो कीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मैं मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, टेस्ट लाइव टेस्ट 11 के साथ और नए एक्सपीरियंसेस के साथ। सो थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।